नमस्कार स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और इस क्वेश्चन पर जो आप ईयर देख रहे हो इनको देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप ईयर देख सकते हो 2016, 2020, 2022, 2024। ये तो कुछ पर्टिकुलर पेपर्स से सिलेक्टेड की गई ईयर्स हैं, बाकी ये काफ़ी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इसके पूरे 101% चांस है पेपर में आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग नाम से जाता है। कभी आता है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कभी आ जाता है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। सबका मतलब सेम ही है। सबसे ही ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके लिए क्लास 10th की साइंस से, वो यही क्वेश्चन है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में उपयोग किए गए टर्म्स के बारे में समझें। तो पहला आता है कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर उस हर एक मटेरियल को कहा जाएगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी कंडक्टर हैं। जितने भी मेटल्स हैं दे आर मोस्टली मीन्स ऑल द आर द कंडक्टर्स। एक लिक्विड मेटल भी है जिसका नाम मर्क्यूरी होता है, वो भी कंडक्टर होता है। इसके बाद फिर कुछ सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस। एसिड के सॉल्यूशंस हों, चाहे बेसिस के सॉल्यूशन हों, चाहे सॉल्ट के सॉल्यूशंस हों, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इन तीनों में से किसी के भी सॉल्यूशंस हों वो सब कंडक्टर कहलाएंगे। एक्चुअली वो लिक्विड सॉल्यूशंस है तो उनको कंडक्टर की इलेक्ट्रोलाइट कहा जाने लगता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब भी यही होता है, लिक्विड कंडक्टर, जिसमें आयंस मौजूद हो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए मदद कर रहे हो। तो ये तो हो गया मीनिंग कंडक्टर का। अब इसके बाद एक और टर्म है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यहाँ पर सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि वायर की, कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करती है। कैसी प्रॉपर्टी? जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करती है। फॉर एग्जांपल, करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, लेकिन जो रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस है, वो उस करंट को वहाँ पर रोकने का काम करेगा। अब रोक कर किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, अगर हमने ऐसा वायर सेलेक्ट किया जो करंट को रोककर हीट प्रोड्यूस करे, तो फिर हम समझ जाएंगे कि वो हमारे लिए हीटर का काम करेगा। तो जो हमारे घर में पानी गर्म करने वाला हीटर होता है, या इंडक्शन हीटर जो होता है, फिलामेंट हीटर जो होता है, इवन इलेक्ट्रिक बल्ब की भी हम बात करें, तो ये सब हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी हीट का उपयोग करके हम हमारे घर का पानी गर्म कर लेते हैं और उस पानी से सुबह सुबह उठकर नहा लेते हैं। ठंडों में बेसिकली गर्म पानी से ही नहाया जाता है, तो इसलिए हम उस पानी का प्रयोग करते हैं। साथ में हमारे घर में जो खाना वगैरह बनता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन पर, तो उसमें भी ये रेसिस्टेंस ही है जो हीट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही इन शॉर्ट मीनिंग बता दिया रेसिस्टेंस का। एक लाइन और सुन लीजिए। रेसिस्टेंस कंडक्टर्स की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट रोका जाएगा। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का ऑपोज होता है। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एक रुकावट है, ये एक प्रतिरोध है। इसलिए इसको हिंदी में प्रतिरोध ही कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को पर्टिकुलर लेंथ पर रोकेगा, ठीक है, अपने अंदर, और रोक कर इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा कम कर देगा, या फिर उस इलेक्ट्रिक करंट को किसी दूसरी एनर्जी में उपयोग कर देगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये तो मीनिंग हो गया रेसिस्टेंस का। अब हम क्वेश्चन का पूरा मीनिंग समझते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं किसी भी कंडक्टर के जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। लंबा वायर है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, पतला वायर है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, छोटा वायर है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, वायर का मटेरियल क्या है तो रेसिस्टेंस क्या होगा। इन फैक्टर्स को हमको बात करनी है। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। हमारे 10th के सिलेबस में आपको यहाँ पर 4 फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द
वायर, क्या, लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब समझिए, अब लेंथ ज़्यादा हो तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा कि लेंथ कम हो तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लेते हैं। आप सभी ने फिलामेंट हीटर देखा होगा। फिलामेंट हीटर इस तरीके का हीटर होता है जो बेसिकली हमारे घर पर प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी कॉइल भर दी जाती है, ठीक है, और ये भी किस फॉर्म में होती है, एक स्प्रिंग के फॉर्म में होती है कॉइल, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये फिलामेंट हीटर होता है। इस फिलामेंट हीटर का काम होता है हीट प्रोड्यूस करना। अब इस फिलामेंट हीटर में आप देखोगे वो कोई एक सिंगल वायर को नहीं रखते, वो एक लंबे से वायर को, जो लगभग 3-4 मीटर लेंथ का हो सकता है, उस वायर को ऐसे कॉइल बनाकर, इस तरीके से कॉइल बनाकर इसमें फिक्स कर देते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर इस लेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा वायर आ जाए। उनका रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा वो उतनी ज़्यादा हीट देगा। सुनिए ध्यान से, जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा वो उतनी ज़्यादा हीट देगा, और जितनी ज़्यादा हीट देगा इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा है। तो इसीलिए ज़्यादा लंबे वायर को यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। और ज़्यादा लंबे वायर का सिंपल मीनिंग है कि जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उस वायर का रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि जो लेंथ है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। तो ये पहला फैक्टर क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं हम सेकंड फैक्टर पर। तो सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन का मीनिंग समझ लीजिए। जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये पेन की लेंथ है, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन ही क्रॉस सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा ही जो लंबा वायर होगा उसकी जो थिकनेस होगी उसको ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। मोस्टली सभी वायर सर्कुलर शेप के होते हैं, मतलब वैसे देखने पर हमें सर्किल जैसे दिखाई पड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, या 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। तो ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब फिर आप इस हीटर पर आ जाइए। तो इस हीटर में जो लंबा वायर वो प्रयोग करते हैं, वो लंबा वायर बहुत ही पतला होता है। वो चाहे तो एक मोटा सा वायर भी प्रयोग कर दें, लेकिन मोटा सा वायर प्रयोग करने पर जहाँ पर वो रेसिस्टेंस नहीं मेंटेन होगा जो पतले वायर से होता है। मीन्स जितना पतला वायर होगा कंडक्टर का रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से इस क्वेश्चन का आंसर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हीटर को आप इमेजिन करते जाइए और आंसर समझते जाइए। तो वहाँ पर वो मोटा वायर की जगह बहुत पतला वायर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितना पतला वायर होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फैक्टर समझ में आ गया कि जितनी ज़्यादा थिननेस होगी, मतलब जितना पतला वायर होगा उस कंडक्टर को उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से रेसिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा इन द सेंस पतला वायर ज़्यादा रेसिस्टेंस, मोटा वायर कम रेसिस्टेंस, ठीक है, पतला वायर ज़्यादा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर क्लियर हो गया। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ थिकनेस। इफ द वायर इज थिन, if the wire is thin then it will have more resistance, it has more resistance, okay. If wire is thick then it has less resistance। अगर वायर मोटा होगा तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। अब आ जाइए थर्ड फैक्टर पर। थर्ड फैक्टर है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल, ठीक है, सबस्टेंस, इसका कोई नोटेशन नहीं है, ठीक है, मटेरियल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो हीटर है, एक में वायर ए है और एक में वायर बी है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक में वायर नाइक्रोम है और एक में वायर कॉपर है। दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है। ये ए वायर है, ये बी वायर है, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की थिकनेस बराबर है। लेकिन क्या दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा? एक नाइक्रोम का है और एक कॉपर का है। दोनों की लेंथ हमने बराबर रख दी, दोनों की एरिया बराबर रख दी, मतलब ये दो कैटेगरी जो थी उनको हमने बराबर रख दिया रेसिस्टेंस को सेम करने के लिए। बट क्या अभी भी दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नाइक्रोम का है, इसका मटेरियल नाइक्रोम है जो कि एक एलॉय है, और एक कॉपर का है जो कि एक प्योर मेटल है। तो मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब कुछ सब्सटेंस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कंडक्टर्स के जिनका रेसिस्टेंस बाय द नेचर फिक्स होता है।
फॉर एग्जांपल नाइक्रोम एलॉय इसलिए तैयार किया जा रहा है कि उसकी रेसिस्टिविटी हम बढ़ा सकें, रेसिस्टेंस को बढ़ा सकें, जबकि कॉपर भी नेचुरली जो मिलता है उसका रेसिस्टेंस भी फिक्स होता है। यहाँ पर नाइक्रोम का रेसिस्टेंस अपने आप ही ज़्यादा होगा, मीन्स मटेरियल कंडक्टर के मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर उस रेसिस्टेंस को मटेरियल के द्वारा जो रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है उसको रेसिस्टिविटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेसिस्टिविटी। क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी। तो थर्ड फैक्टर क्लियर हो चुका है कि अलग अलग मटेरियल है तो उनका रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा। अब लास्ट फैक्टर पर आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, जो हमारे ओम्स लॉ में भी हमने देख लिया था, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो रेसिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल्स का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज फॉर द मेटल्स देन द रेसिस्टेंस विल चेंज। मतलब टेम्परेचर बदलने पर रेसिस्टेंस चेंज होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ये स्टेटमेंट हमको ओम्स लॉ के द्वारा मिला। तो बेसिकली 4 ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ज़्यादा होगी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस, थिकनेस ज़्यादा होगी रेसिस्टेंस कम होगा, मतलब मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, पतले वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए पतला और लंबा वायर का प्रयोग किया जाता है हमारे फिलामेंट हीटर में। मटेरियल की बात करें तो रेसिस्टिविटी वह प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा उसमें रेसिस्टिविटी को हम इसी तरीके से डिटेल में समझेंगे जिस तरीके से हमने रेसिस्टेंस को समझा है। फिर उसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी रेसिस्टेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन कब? जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ 4 मार्क्स and the question will of I think 2 marks or 4 marks and these are the years. Okay, so students please well prepared this question. Okay, तो आई होप आपको क्वेश्चन बेहतरीन समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ ही चुका है तो आप लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद।